तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अकाउंट्स की वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम 2। और ये हमारी जो है, आपको पता होगा वॉल्यूम नंबर 2 और वॉल्यूम नंबर 3 जो है वो कंपनी पे बेस्ड है। तो जो हमारी वॉल्यूम नंबर 2 है कंपनी की, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो क्लासेस अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी ये जो रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल रही है वॉल्यूम नंबर 2 की, ये तुम्हारे क्लास में दोबारा नहीं कराई जाएंगे। तो तुम्हें जो भी रिवीजन करना है वो इन्हीं वीडियोस के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए प्लीज इन जो वीडियोस हैं, इस ये जो जितने भी मैं क्लासेस लूंगा यहाँ पर, या जितनी भी क्लासेस तुमको प्रोवाइड की जाएंगी, उन सभी को सीरियसली लेना। ये शायद दोबारा क्लास में ना हो पाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम नंबर 2 कंपनी की। तो वॉल्यूम नंबर 2 में हमारे पास 2 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से हमारे पास पहला चैप्टर जो होगा, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर, यानी टोटली शेयर पे बेस्ड है। और दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, वो डिवेंचर पे बेस्ड है। अगर मैं थोड़ा सा मैं मार्क्स के बारे में बता दूं, तो ये जो हमारी बुक है ये टोटली 25 मार्क्स कैरी करती है। टोटल 25 मार्क्स की बुक हमारी है, और बहुत ही आसान बुक है। तो अगर बढ़िया से तुम इसको रिवाइज करोगे, या जिन स्टूडेंट का रेगुलर क्लासेस में डाउट था, तो वो अगर इन रिवीजन को भी ठीक से देख लेगा, तो डेफिनेटली वो 25 में से 18 से 20 नंबर स्कोर कर सकता है अभी भी। तो हम ये स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसमें भी थोड़ा सा तुम्हें बताऊं, इस 25 मार्क्स में से भी, तो जो तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर है, ये तुम्हारा 13 से 14 नंबर का बन सकता है। और ये तुम्हारा जो डिवेंचर वाला पार्ट है, इसका भी सेम ही रहता है, 12 से 13 नंबर का। तो इस तरीके से दोनों जो चैप्टर है हमारे, वो काफी इजी हैं, और दोनों ही इक्वल वेट कैरी करते हैं। जिसमें हमारा इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इशू ऑफ शेयर कंप्लीट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली डिवेंचर का तुम्हारा 80% कॉन्सेप्ट जो है, वो इशू ऑफ शेयर में ही कवर हो जाएगा। तो मैं इशू ऑफ शेयर को थोड़ा सा स्लो रिवाइज कराऊंगा, ताकि जो बच्चों को पहले थोड़ा डाउट थे, वो इस रिवीजन में क्लियर हो जाए उन लोगों को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले ना, मैं तुमको ना इन रिवीजन क्लासेस में थोड़ा थ्योरी पर भी ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि कभी भी थ्योरी भी जो है एक मार्क्स में या एमसीक्यूज में देखने को मिल जाती है। हालांकि ये थ्योरी जो है एकदम क्विक तरीके से हम करेंगे, और अगर फिर भी तुमको लगे, तुम थोड़ा स्पीड 1.5x करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग के कुछ 20-25 मिनट जो है थ्योरी कराने वाला हूँ बढ़िया से। ओके। ये जो बुक है, यानी बुक कंपनी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में ही समझते हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने टाइप की होती है। थोड़ा हम इन सी चीजों को क्विकली समझ लेते हैं कि व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है, पहले हम ये देखते हैं। तो जैसे कि तुमने ये बिजनेस स्टडी क्लास 11 तक कंपनी क्या होती है, still थोड़ा सा quickly बता दें कि कंपनी क्या होती है। एक स्टेशन, मैं बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ लिखूंगा। ये क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनाया हुआ एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा वर्ड बोला गया है कि जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो ये जो हमारी कंपनी होती है, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अंडर बनती है। और तुम्हें पता ही है कंपनीज के अंदर कौन सा लॉ लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो क्रिएटेड बाय लॉ, कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारा लगता है। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी एक अपनी पहचान होती है, लीगल एंटिटी। परपेचुअल ससेशन, इसका एक परपेचुअल ससेशन होता है। ये क्या वर्ड बोल रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से भी तुमको क्लियर कर दूंगा। है परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन सील, और इसकी एक कॉमन सील होती है।
अल्टीमेटली ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हो तुम कि ये एक कंपनी के फीचर्स हैं, एक कंपनी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अगर कोई फीचर भी पूछ ले तुमसे कंपनी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो यही फीचर है जो इसकी डेफिनेशन में टोटली कंप्लीटली ये फीचर है। तो सबसे पहला तो ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब इसको बनाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली कंपनी ऑटोमेटिकली फॉर्म नहीं होती, इसको बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। दूसरा जो वर्ड है इसका ये है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि ये ना एक पर्सन की तरह ही बिहेव करता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि इसकी एक अपनी अपने आप में एक अलग पहचान होती है। अब यहाँ पर पहचान लॉ, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है एक पर्सन की तरह ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को सू कर सकती है। सू का मतलब होता है किसी पे केस वगैरह कर सकती है, इवन इस पे भी केस हो सकता है, गेट सूड। ओके। तीसरी जो चीज बोली है मैंने ये है क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ के थ्रू बनती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसमें जो कंपनीज एक्ट 2013 है प्रॉपर उसमें एक प्रोसेस दी गई है किस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है, तो उसी तरीके से कंपनी बनाई जाती है। तीसरा एक एक ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है इसकी एक अलग पहचान है, यानी कल को कोई कंपनी कुछ भी गलत करती है, कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ भी दिक्कत निकलती है, तो जो सामने वाली पार्टी है वो इसके ऑनर पे केस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने ऑनर से बिल्कुल सेपरेट होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी एक अलग पहचान है। तो जो केस होगा वो इस कंपनी के नाम पे होगा, ना कि ऑनर के नाम पर। ओके। और इसका एक और वर्ड समझ सकते हो तुम, सेपरेट लीगल एंटिटी से तुम एक और चीज समझ सकते हो कि अपने मालिक से अलग है। इट मींस इसके जो मेंबर है, इसके ऑनर को मैं मेंबर बोलूंगा, कंपनीज के जो मेंबर होते हैं उनकी डेथ होने से, इनके इंसॉल्वेंट होने से, उनके बैंकरप्ट होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस मान लो कंपनी के 3 ओनर है, 3 मेंबर है ए बी सी, इसमें से मान लो किसी एक की डेथ हो गई तो इससे कंपनी के मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। ओके। तो कंपनी इनसे बिल्कुल अलग होती है। इनमें से मान लो बी एक बैंकरप्ट हो गया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, कंपनी नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। अब तुम्हारे मन में शायद डाउट आ सकता है कि अगर मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकरप्ट हो गए तो कंपनी चलाएगा कौन। तो पहले ही बता दूं कंपनी को ऑनर्स नहीं चलाते हैं, कंपनी को चलाती है ऑनर्स जो सिलेक्ट करते हैं किसको, बोर्ड को, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग चलाते हैं। तो वो अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो मालिक है, ये लोग कंपनी नहीं चलाते। तीसरा परपेचुअल ससेशन का मतलब यही होता है, मैंने जैसे कि अभी ऊपर समझाया, ये वाला परपेचुअल ससेशन था कि इसके कोई भी पार्टनर आए कोई भी पार्टनर जाए, किसी की भी डेथ हो, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये चलती रहेगी। ओके। कॉमन सील का मतलब पता ही है, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ाया कि कंपनी क्या है, ये भी एक अपने आप में एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनाया हुआ इंसान है ये। ठीक है। तो अब जैसे हम नॉर्मल इंसान जो नेचुरल हम ह्यूमन बींग है वो अपने एक सिग्नेचर करते हैं, जैसे ये सिग्नेचर, उसी तरीके से कंपनीज भी सिग्नेचर करती है, बट कंपनीज को तो हाथ ही नहीं होते तो फिर ये सिग्नेचर नहीं कर सकती। बट इनके पास एक कॉमन सील होती है, यानी मोहर होती है। ठीक है, जो एक तरीके से एज ए सिग्नेचर काम करती है। तो कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी को साइन कर रहे हो तो वहां पर उसकी कॉमन सील लगती है। तो ये हुए कंपनी की प्रॉपर्टीज। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू तुम्हारे बन सकते हैं। ओके। तो कंपनी हमारी 3 तरह की होती है जनरली, तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार वो कौन सी 3 टाइप है हमारी कंपनी के। फर्स्ट जो हमारी कंपनी होती है उसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी, यानी कि ओपीसी, शॉर्ट में कहते हैं इसको ओपीसी। जो सेकंड हमारी कंपनी होती है इसे हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। और तीसरी टाइप की जो हमारी कंपनी होती है उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। अभी तीनों कंपनी क्या होती है हम सीधा डिफरेंस के थ्रू समझ लेते हैं कि तीनों कंपनीज का मतलब क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं।
तो डिफरेंसेस के लिए मैंने जो है इनके जो बेसिस हैं पहले से ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है ये बेसिस है जिनके बेसिस पे हम इन तीनों कंपनीज में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ। बस, तो फटाफट से अभी हम देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमारा फर्स्ट जो बेसिस है कंपैरिजन का, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इन तरह की कंपनी होती है हमारी। अब तीनों को नंबर वाइज हम समझ लेते हैं। मतलब होता है कि इस कंपनी में कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं या कितने मिनिमम मेंबर हो सकते हैं। मेंबर का मतलब है यहाँ पर ओनर से मैं पहले ही बता चुका हूँ कितने ओनर हो सकते हैं। हाँ, ओके, और ये मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो बात करें अगर हम लोग सबसे पहले ओपीसी के अंदर वन पर्सन कंपनी के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं, तो जैसे नाम है कि ये वन पर्सन कंपनी है, मिनिमम एक ही मेंबर हो सकता है, एक से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। वन पर्सन कंपनी। बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है ना हो सकते हैं दो, यानी कम से कम दो होने चाहिए मेंबर आपके यानी ऑनर, और मैक्सिमम में 200। बस दो जीरो लगा देने हैं आपको, ऐसे याद करना है, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो होती हैं ये काफी बड़ी कंपनी होती हैं, तो इसमें जो मिनिमम मेंबर चाहिए वो चाहिए 7, और मैक्सिमम नंबर नो लिमिट। तो मैक्सिमम नंबर की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो 10, 50, 100, 1000, लाख, कितने भी मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं, तो नो लिमिट। तो ये हमारा पहला डिफरेंस है। वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होगा, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होगा। प्राइवेट के अंदर 2 और 200 होंगे। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं। दूसरा जो हमारा डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट जो हमारा डिफरेंशिएशन का है वो है शेयर ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या ये शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। वन पर्सन कंपनी में पर्सन ही एक है, वो अपना शेयर अगर किसी और को ट्रांसफर कर देगा इट मीन वो ऑनर ही नहीं रहेगा, फिर तो ऑनर कोई दूसरा बन जाएगा। तो डेफिनेटली वन पर्सन कंपनी में वो जो बंदा है शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट मीन नॉट एप्लीकेबल। ये शेयर ट्रांसफर करने वाली बात जो है वन पर्सन कंपनी के लिए अप्लाई ही नहीं होती है, ठीक है। ये बंदा अपना शेयर अप्लाई सॉरी ट्रांसफर नहीं कर सकता। बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर तो एक से ज्यादा मेंबर हैं, तो ये क्या कर सकते हैं ट्रांसफर, तो आंसर इज इनका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना वो इनको रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है, ये भी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करते। इन शॉर्ट ये समझ लो, ओके, तो ये भी नहीं कर सकते। करते हैं हम अपना पब्लिक कंपनी की। क्या पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, तो पब्लिक कंपनी तो देखो एक चीज और बताओ, टाइप की कंपनीज होती है पब्लिक कंपनी में भी। एक होती है तुम्हारी लिस्टेड कंपनी। कौन सी होती है, एक होती है आपकी लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी किसे कहते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें लिस्ट होती है जिनके शेयर तुम्हें जिसके शेयर तुम खरीद सकते हो शेयर मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से, उन्हें कहते हैं लिस्टेड कंपनी। कुछ पब्लिक कंपनी ऐसी होती हैं जो होती हैं अनलिस्टेड। अनलिस्टेड मतलब ये अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, ओके, तो इनके शेयर तुम नहीं खरीद सकते। तो इनमें से जो लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकती हैं, यानी खरीद या बेच सकते हैं। अगर तुम्हारे पास किसी की कंपनी का शेयर है तुम उसे जब चाहे तब खरीद सकते हो, जब चाहे तब बेच सकते हो, यानी ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी जो बेसिकली है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। इनको भी इनका जो एओए है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन वो है हमारा प्रोस्पेक्टस। अभी प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो जो प्रोस्पेक्टस होता है बेसिकली ऐसा समझो कि जब शेयर इशू किए जाते हैं ना तो उससे पहले एक इनविटेशन कार्ड टाइप
दिया जाता है सभी लोगों को, जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि हम इतना शेयर इशू कर रहे हैं, इस प्राइस पे इशू कर रहे हैं, इस डेट को इशू करेंगे, अप्लाई की डेट ये है, अलॉटमेंट की डेट है, सब कुछ। तो ये इसे कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो मुझे बताओगे, वन कौन सी कंपनी है, क्या ये प्रोस्पेक्टस इशू करती होगी? तो आंसर इज नो। क्यों? ये कंपनी शेयर ही इशू नहीं करती, तो प्रोस्पेक्टस किसको इशू करेगी? तो सिंपली नॉट अप्लीकेबल, इसके लिए ये नॉट अप्लीकेबल है कि ये लोग नहीं करते। बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर इशू नहीं करती पब्लिक को। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये भी अपने शेयर ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकती दूसरे को, तो ये इसके लिए भी नॉट अप्लीकेबल हो जाता है। तीसरा इसके लिए आते हैं, इसमें सेम चीज है। यस, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो वो क्या करेगी? उसे प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। जब भी शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करने से पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करके बारे में, ये जो ऑफर कर रही है वो पब्लिक को, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगी। तीसरा हमारा जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, वो है हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ, कि क्या पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं? क्या ये जो कंपनीज है, 1% कंपनी है, अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर कर सकती है? ये है सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑफर, ये अब कर रहे हैं हम पॉइंट पॉइंट नंबर 4। तो नहीं, ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, तो नो, ये नहीं कर सकती ऑफर। नो ऑफर टू पब्लिक, तो ये पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं प्राइवेट, है कि ये भी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो नो, ये भी नहीं कर सकते पब्लिक को ऑफर। बात करें पब्लिक, तो यस, ये लोग अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ये ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं इजीली, तो ये लोग कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंशिएशन का हम पॉइंट लेते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत होती है या नहीं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, क्लास 11th में तुमने सीखा होगा बिजनेस स्टडी में, फिर मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से समझ लो कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप की, कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, कितने, किसका क्या रोल होगा, ये सब चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो 1% कंपनी के केस में ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, पर एक आर्टिकल होता है इनका, इनका जो एक स्पेशल ए ओ ए, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, और ये नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। नेसेसरी, डन। बात करते हैं इसके, जो प्राइवेट कंपनी है, क्या उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है? तो आंसर इज यस, सेम। सेम जैसे कि ओपीसी होती है डिट्टो, उसी तरीके से इसको भी एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। डन। और जो हमारी कंपनी है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, यस, ये लोग भी बनाते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर एमसीक्यू के लिए याद करना अगेन, मैं तुम्हें पहले बता दूं एमसीक्यू के लिए इसमें तो कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो तुम्हारा जो ये है ना एमसीक्यू, यहां से बन सकता है, नंबर ऑफ मेंबर्स। तुमसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम कितने होंगे मेंबर्स और मैक्सिमम कितने होंगे। या ऐसा बोल सकता है कि मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पास ऑलरेडी 199 मेंबर्स हैं कंपनी में, वो दो को एडमिट करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? क्या नहीं कर सकती? तो कितनों को एडमिट कर सकती है? आंसर होगा नहीं, वो एडमिट नहीं कर सकती दो को, क्योंकि ऑलरेडी 199 है और मैक्सिमम 200 की लिमिट है, तो दो को तो नहीं कर सकते, बट हाँ एक को कर सकते हैं वो एडमिट। सेम पब्लिक कंपनी का, तो इसको बड़े ध्यान से करके जाना, ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी अल्टीमेटली ये समझ लो कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ मेंबर है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी को ना ऑनर नहीं चलाते हैं, बल्कि ऑनर जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो लोग चलाते हैं। तो 1% कंपनी में कितने डायरेक्टर्स की नीड होती है, अब हम ये देखते हैं। तो इसके अंदर भी मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट दी हुई है, तो हम वही, मैं ऊपर से मैक्सिमम मिनिमम को इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
तो नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें अगर, तो अगर ये हमारी जो 1% कंपनी होती है, इसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें होंगे 1। मिनिमम एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए 1% कंपनी के अंदर। तो मैक्सिमम हो सकते हैं 15। 15 से ज्यादा नहीं हो सके। अब मैं तुम्हें याद करने के लिए इजी कर देता हूँ, मैक्सिमम सब में 15 ही हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे ओपीसी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो। 15 से ज्यादा तो मेंबर हो ही नहीं सकते, सॉरी डायरेक्टर हो ही नहीं सकते किसी भी कंपनी के अंदर। लेकिन मिनिमम की बात करें तो 1% कंपनी में मिनिमम 1 होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी के केस में जो आपके मिनिमम डायरेक्टर है वो होने चाहिए 2। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम होना चाहिए 3। तो सीक्वेंस है 1% में 1, प्राइवेट में 2, इसमें 3 और मैक्सिमम में सब में 15। तो इस तरीके से इसको भी याद करके जाना। तीसरा पॉइंट बकवास है एकदम, इसमें दे रखा है शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर, भाई जब ये शेयर इशू नहीं कर सकती ओपीसी कंपनी तो अलॉटमेंट क्या करेगी? इसके अंदर प्राइवेट कंपनी क्या शेयर अलॉट कर सकती है? यस, शेयर में बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर डिसाइड। तो यस, अलॉट कर सकती है। कैसे? एज डायरेक्टर डिसाइड, जैसे कि डायरेक्टर डिसाइड करेगा ना किसको शेयर। जैसे बताया ना, इसमें 200 मेंबर तो हो सकते हैं ना, तो किस किस, ये 200 कौन होंगे, किसको शेयर देने हैं, कौन से 200 मेंबर को शेयर देना है, तो एक डायरेक्टर डिसाइड करेगा। एज डायरेक्टर डिसाइड उस तरीके से अलॉट होंगे। तीसरा बात करते हैं इसके अंदर, तो लिस्टेड कंपनी होगी, अगर पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है, अगर वो हमारी कंपनी लिस्टेड है, तो शेयर कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड। तो यस, लिस्टेड कंपनी शेयर को अलॉट कर सकती है, लेकिन कंडीशन है क्या? वो कंडीशन ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मान लो एक कंपनी है, उसने शेयर इशू किए हैं, तो वो शेयर्स को, एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया सबसे, लेकिन अब उस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में तब तक नहीं दिखाएगी जब तक कि वो मिनिमम परसेंटेज तक शेयर उसके सब्सक्राइब नहीं हो जाते। और वो मिनिमम परसेंटेज क्या है तो तुमको पता होगा, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम, या अगेन एमसीक्यू के लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%। यानी अगर एक कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, उसने अपने शेयर इशू किए 1 लाख, तो अब जब तक उसके 90,000 शेयर, 90% शेयर सोल्ड नहीं हो जाएंगे, जब तक कि 90% शेयर उसके पब्लिक नहीं खरीद लेगी, तब तक वो शेयर्स लोगों को अलॉट नहीं कर सकती है। अगर 1% भी कम रह गया, मान लो सिर्फ और सिर्फ 89% शेयर ही अलॉट हुए हैं, 11% शेयर नहीं बिके उसके, तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती इन लोगों को भी। कंपनी को इन लोगों का पैसा भी वापिस करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने बताया था, याद रखना है 90% वाली लिमिट एक नंबर में आ जाती है, ये वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट वही है क्या पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो इसका होगा नील, मतलब नॉट एप्लीकेबल, नहीं ले सकती, ये भी नहीं ले सकती, ये यस, अब ये ले सकती है। नेम, नेम अगर बता दे रहा हूँ तुम, जैसे जो ओपीसी कंपनी होती है ना, जितनी भी ओपीसी कंपनी होंगी ना, उनके लिए मैंडेटरी है, अपने अपने नाम के पीछे लगाएंगे क्या? ओपीसी। ये जो मैं बताई है, प्राइवेट कंपनी जो क्या लगाती है, वो लगाती है पीवीटी, पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो लगाती है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस हो गया, ध्यान से पढ़ लेना, फिर से बता दे रहा हूँ। नंबर वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एंड एक तुम ये भी पढ़ के जाना, ये वाला। इसी के साथ हमारी 3 तरह की कंपनीज के टाइप होते हैं, खत्म। इसके अलावा ना एक तरीके से और क्लासिफाई किया गया है, टाइप ऑफ कंपनी, एक तरीके से और है, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये शॉर्ट है बिल्कुल, क्विकली बता देता हूँ। तो एक तरीके से और डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कंपनीज का, और वो है हमारा फर्स्ट, पहली टाइप की जो है, ये लाइबिलिटी के बेस पे है। मैं बता दे रहा हूँ किस बेस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है इस बार, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो पहली होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। दूसरी होती है हमारी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी
कंपनी। और तीसरी होती है हमारी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड है कहां तक, बाय गारंटी। इनको मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि ये तीनों है क्या बेसिकली। तो इसमें जो हमारी ये कंपनी है ना, मेंबर बोले तो मेंबर्स, उनकी जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि कल को अगर कंपनी क्या होती है, वाइंड अप होती है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। इनकी ये जो लाइबिलिटी है ना, वो लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ओके, यानी कल को अगर कंपनी जो है वो वाइंड अप होती है, तो ये जो मेंबर है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। ओके, तो लिमिटेड कहां तक रहेगी, लिमिटेड लिमिटेड रहेगी अप टू अमाउंट अनपेड। जितनी अमाउंट उन लोगों ने नहीं दे रखी, किसकी नहीं दे रखी, ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, हेल्ड बाय देम। इसको मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। मान लो एक एक मेंबर है जिसका नाम है मिस्टर ए, इसके पास थे, इसके पास 100 शेयर है, ठीक है। और जो शेयर है ना, शेयर 10 रुपए का एक शेयर है, इस 10 रुपए में से 7 रुपए तो पे कर चुका है, 3 रुपए अभी तक अनपेड है, 3 रुपए इसने अभी तक पे नहीं किए हैं। तो 3 रुपए यानी 100 × 3, 300 रुपए अभी तक इस बंदे ने पे नहीं किए हैं। तो कल को अगर कंपनी क्या होती है, वाइंड अप, क्या होती है कंपनी, मान लो कंपनी हो गई वाइंड अप, वाइंड अप मतलब बंद हो गई कंपनी। तो तो अगर जब भी कंपनी बंद होगी तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, इसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे करना पड़ता है। लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पैसा मंगाना पड़ेगा अपने ओनर से। तो ये ना, ये जो ए है, मेंबर है, ओनर है, इससे कंपनी सिर्फ कितना पैसा मांग सकती है, उतना ही पैसा मांगेगी जितना इसने अभी तक अपने शेयर का नहीं दिया। शेयर तक की लिमिटेड है इसकी लाइबिलिटी। ठीक है, यानी 300 रुपए ही सिर्फ मांगेगी इससे। ओके, इतनी ही लाइबिलिटी है इसकी। अगर मान लो हमको एक क्रेडिटर है, उसको पे करने हैं 600 रुपए, ठीक है, तो कंपनी जबरदस्ती अपने जो ऑनर मेंबर है उनसे ज्यादा पैसा नहीं मांग सकती, क्योंकि इनकी जो ये कंपनी कौन सी थी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थी। तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिट है जितनी अमाउंट क्या है उनकी अनपेड अभी तक, जितनी उन्होंने नहीं दी है। तो जब भी कंपनी बंद होगी तो मेंबर आएंगे और उतना पैसा दे जाएंगे उनके अपने शेयर का, जितना उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, बस। उसके बाद जितना पैसा बनता हो वो सारा, जितने भी क्राइटेरिया उन सबको भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। अनलिमिटेड में उसका उल्टा है भाई। इसमें यह है कि मान लो अगर कंपनी कल को वाइंड अप होती है, ठीक है, वाइंड अप होगी, तो इसमें जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ना, वो अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि कंपनी के एसेट बेचकर अगर क्राइटर का पैसा पूरा नहीं हुआ तो इनको अपने पर्सनल एसेट्स सेल करने पड़ेंगे, अपने घर की प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेगी, किस लिए, टू सेटल लाइबिलिटीज, अपनी जो लाइबिलिटीज है ना उनको सेटल करने के लिए। ओके, तीसरा आता है हमारा लिमिटेड बाय गारंटी। ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है लिमिटेड वाले का। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है ना, इसमें बेसिकली लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि मेमोरेंडम जो बनता है ना कंपनी का, जैसे मैंने बताया था ना, मेमोरेंडम बनता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। तो जब कंपनी बनती है ना, कंपनी बनने के टाइम पे ना एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर मैंने बताया सारी चीजें लिखी जाती हैं कि इस कंपनी का शेयर कितना होगा, कितना ऑथराइज कैपिटल होगा, कितना, मतलब सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो इस मेमोरेंडम के अंदर ही ना मेंबर से ये भी लिखवा लिया जाता है कि मान लो कल को कंपनी क्या होती है, वाइंड अप होती है, कंपनी हो गई वाइंड अप, तो बताओ, हर मेंबर से पूछा जाएगा कि बताओ तुम कितनी गारंटी देते हो, कितना पैसा दे दोगे। तो ये मेमोरेंडम में क्या देते हैं, मेंबर्स जो करते हैं वो गारंटी दे के रखते हैं, गारंटी की अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो हम इतना इतना पैसा दे देंगे। तो इनकी जो लाइबिलिटी होगी ना उस गारंटी तक ही वो होगी, लिमिटेड होगी। यानी मान लो ए ने गारंटी दी थी, ए ने गारंटी दी थी कि मान लो कंपनी जब बंद होगी ना, तो मैं ना अपने तरफ से बस 50,000 रुपए ला के दूंगा। तो कल को अगर कंपनी बंद होती है ना, तो ए को ये पैसा ला के देना पड़ेगा, सिर्फ 50 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा वो, चाहे लाइबिलिटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ओके, तो ये तीन तरह की कंपनी हो रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, कहां तक, बस उतने पैसे तक जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया अपने शेयर का, एक तरीके से कॉल सीनियर वाला पैसा, उतना ही पैसा ला के देंगे।
दूसरा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें तो भाई अनलिमिटेड है, उनको घर बार सब बेचना पड़ जाएगा। और एक होता है लिमिटेड बाई गारंटी, इसमें जितना उन्होंने जबान दी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया उतना ही पैसा ला के देंगे, एंड दैट्स ऑल। ये होता है हमारे कंपनी का टाइप। ऊपर हमने पढ़ा ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, और नीचे हमने यहाँ पर पढ़ा अभी लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और एक लिमिटेड बाय गारंटी। तो इस तरीके से तीन जो हमारी कंपनी के टाइप्स हैं वो होते हैं हमारे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि ये जो हमने ये समझ लिया, देखो जो हमारी बुक थी कंपनी, उस कंपनी का हमने मतलब समझ लिया कि बेसिकली ये जो हमारी कंपनी बुक है वो कंपनी होती क्या चीज है, वो हमने पढ़ा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है ना, कंपनी को ना, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, कंपनी को पड़ती है पैसों की जरूरत। ओके, पैसे की जरूरत पड़ेगी अपनी न्यू ब्रांचेस खोलने के लिए और काम करने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आता है? तो कंपनी को जब भी फाइनेंस की जरूरत होती है, नीड ऑफ फाइनेंस, कंपनी को जरूरत पड़ी पैसों की, तो कंपनी के पास ना दो तरीके होते हैं फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए। कौन से दो तरीके होते हैं? या तो कंपनी क्या करेगी, अपनी फाइनेंस की नीड को पूरा करेगी, यानी पैसे, इसे पैसे चाहिए, मान लो कितना चाहिए पैसा, हमको चाहिए 5 CR चाहिए, कंपनी को चाहिए 5 करोड़ रुपए चाहिए अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब 5 करोड़ कहाँ से है? तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो ये शेयर इशू करेगी, ठीक है, या ये डिवेंचर इशू करेगी। दो तरीके से कंपनी पैसा मांग सकती है। ओके, दो तरीके, जनरली ये दो मेन सोर्स है जहां से कंपनी पैसे उठा सकती है पब्लिक से। ठीक है, ये पब्लिक से मांग रही है पैसे बेसिकली। अदरवाइज ऑप्शन तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि बैंक से लोन लेना, वो यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक से, यानी अगर पब्लिक से पैसे उठाने हो तो यही दो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, एक शेयर और एक डिवेंचर। और यही दो हमारे चैप्टर हैं इस पूरी बुक के। एक शेयर, एक में हम सीखेंगे कि शेयर के थ्रू पैसा कैसे कंपनी रेज करती है, दूसरे में सीखेंगे कि डिवेंचर के थ्रू पैसा कैसे रेज करती है कंपनी। तो इससे ना पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि शेयर में और डिवेंचर में अंतर क्या होता है, कि अगर एक कंपनी शेयर के थ्रू पैसा उठाती है तो क्या होता है, और ये डिवेंचर के थ्रू उठाती है तो क्या होता है। ओके, इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शेयर और डिवेंचर के डिफरेंस को भी हम लोग एक ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में ही समझ लेते हैं, इससे आसानी मिल जाएगी हमको कि शेयर शेयर और डिवेंचर में मेन अंतर क्या है। ये दो चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी वॉल्यूम 2 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ये है और जो सेकंड चैप्टर ये है, ये तो हमको क्लियर हो गया कि दोनों ही तरीके हैं पब्लिक से फंड रेज करने के। बट दोनों में अंतर क्या होता है, शेयर में और डिवेंचर में अंतर क्या होता है, वो हम यहाँ से सीख लेते हैं। ओके, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले वाले हैं। ओके, तो पहला विषय ओनरशिप। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो जो लोग शेयर खरीदते हैं, मान लो जो लोग शेयर के थ्रू पैसा देंगे कंपनी को, वो लोग बन जाएंगे ओनर। ये तो खैर हमको पहले ही पता है, तो पूरे में इसको स्पीड में करा देता हूँ कवर। तो जो लोग शेयर देते हैं ये कंपनी के ओनर बन जाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ओनर। जो लोग डिवेंचर के थ्रू पैसा देते हैं ना कंपनी को, वो ओनर नहीं होते, वो लोग ओनर नहीं होते। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग होते हैं लैंडर, बस उधार देने वाले लोग होते हैं। तो इनकी ओनरशिप बिल्कुल नहीं होती कंपनी पे, ओनरशिप सिर्फ इन लोगों की होती है। ठीक है, पहला हो गया ओनर, तो इसमें से शेयर वाले ओनर होते हैं, डिवेंचर वाले लैंडर्स होते हैं, वो ओनर नहीं होते। बात करते हैं रिटर्न। अगर आपने शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा? तो शेयर खरीदने वाले मिलता है डिविडेंड, वो डिविडेंड के रूप में पैसा कमाते हैं। प्रॉफिट, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा। वहीं अगर आपने डिवेंचर खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो डिवेंचर होल्डर्स को मिलते हैं क्या, डिवेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट, इसकी रेट एक फिक्स होती है। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं रीपेमेंट। तो भाई सुनो, शेयर होल्डर्स का पैसा कभी भी रीपे नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर तो मालिक बन गए ना, नॉट रिपेड। इसको हम कभी भी रिपे नहीं करते। हाँ, रिपे होता है कब? हाँ, हालांकि वैसे मैं तुम्हें बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे ये चीज। शेयर हमारे दो तरह के होते हैं, शेयर दिलाने के लिए दो तरह के शेयर होते हैं हमारे। एक होता है इक्विटी, इक्विटी शेयर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे जिन्हें हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ओके,
इन दोनों में क्या होता है, लिमिटेड लाइफ। तो इनमें से जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं ना, ये होते हैं परमानेंट ओनर, तो इनका अमाउंट नॉट रिपेड, इनका अमाउंट रिपे नहीं किया जाता कभी भी, ये तो परमानेंट ओनर है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, तो इन प्रेफरेंस शेयर ना रिडीमेबल होते हैं, ठीक है, तो इनका पैसा रिडीम करना पड़ जाता है। रीपे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो इनको रीपे कर सकते हैं। रही बात डिवेंचर की, तो यस, डिवेंचर तो उधार का पैसा है भाई, ये तो रीपे करना ही पड़ेगा, रीपे करना ही पड़ता है। बात करते हैं इशू एट डिस्काउंट, तो क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? आगे पढ़ेंगे भी, तो आंसर इज नो। शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, या तो किस पे होंगे, पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, या तो पार या तो प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते। ओके, बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर हमने पढ़ा भी है प्रैक्टिकली, तो यस हो सकते हैं डिवेंचर। दूसरा सिक्योरिटी की बात करें, कि क्या जो शेयर का शेयर, तो आंसर इज नो। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, तो आप तुम्हारा पैसा किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं होता। सिक्योर इन द सेंस, तुम कोई चीज गिरवी रखवाते हो उससे कि नहीं भाई, मुझे अपने एसेट गिरवी रखो पहले, अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं तुम्हारा एसेट ले लूंगा, तो आंसर इज नो। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, शेयर होल्डर का पैसा टोटली रिस्क होता है, तो नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन जो लैंडर्स होता है ना, जो पैसा देते हैं, इनका पैसा सिक्योर होता है। कैसे? एसेट सिक्योर्ड होता है इनका। सिक्योर्ड कैसे? ये मोर्गेज रख लेते हैं, चार्ज ऑन एसेट, ये पहले ही लिखवा लेते हैं कि इन केस अगर तुम फेल हो गए हमारा पैसा रीपे करने में, तो तुम्हारा ये जो एसेट है, कोई भी एसेट, मान लो कोई मशीन है, कोई महंगी, इस पे हमारा चार्ज आएगा। चार्ज मतलब ऑनरशिप, हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हम इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ये नॉट कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट नहीं होते, पर हाँ डिवेंचर शेयर ना, डिवेंचर्स का एक टाइप होता है, अगर आपके पास ना कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें जो हमारे डिवेंचर्स है ना, डिवेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकते, नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट कन्वर्टेड, तो डिवेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन इक्विटी वो होते हैं ना कि प्रेफरेंस शेयर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसलिए, तो याद रखना, डिवेंचर जो है, डिवेंचर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते किसी भी सिक्योरिटी के अंदर, उनका पैसा वापस ही देना पड़ेगा। बात करते हैं वोटिंग राइट की, भाई इक्विटी वालों को तो वोटिंग राइट मिलेगा ही ना, क्योंकि मालिक लोग हैं, बट डिवेंचर वालों को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। इनको किस बात का भाई, उधार का पैसा है, अपने पैसे से मतलब रखो बस। रिस्क, किसका ज्यादा रिस्क होता है? तो यस, इक्विटी वालों का रिस्क जो होता है ज्यादा होता है भाई, क्योंकि कल को कंपनी बंद होगी, तुम्हें पता है इनका सारा पैसा डूब जाता है, इनको कोई वापिस वगैरह नहीं मिलता पैसा, ठीक है, तो टोटली इनका, इवन अगर इनकी लाइबिलिटी हमने ऊपर पढ़ के आए ना, अगर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी हुई, तो इनके तो कंपनी का पैसा तो डूबता है, प्लस इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक दाव पे लग जाती है। वहीं दूसरी ओर भाई लैंडर्स लेस, मतलब देखो, रिस्की तो होता ही है। मान लो आपने एक ऐसी कंपनी को उधार दिया जिसकी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा ही खराब है, ठीक है, तो आपने उसको उधार दे दिया और वो बैंक हो गई और उसके पास पैसा नहीं है आपको पे करने को, तो आपका पैसा भी डूबेगा, ठीक है। लेकिन जनरली लेस लेस रिस्की होते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कुछ तो एसेट होंगे ही ना, तो जितने भी एसेट होंगे ना, सबसे पहले आपका ही पैसा दिया जाएगा वापस, ना किसी प्रेफरेंस वाले का दिया जाएगा, ना ही किसी इक्विटी वाले का। सबसे पहले जो ये लैंडर्स होते हैं ना, लैंडर्स लोग, इनका पैसा मिलता है, ठीक है, तो लेस रिस्की। तीसरा आता है प्रायोरिटी एज अ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। हाँ, अब क्या रहा है, मान लो कंपनी होती है वाइंड अप, ये कंपनी कंपनी हो गई वाइंड अप हो गई, कंपनी अगर वाइंड अप होगी, तो पैसा किसको रीपे पहले किया जाएगा? तो इक्विटी वालों को पहले ऐसा पैसा मिलेगा, या जो बाहर के बंदे हैं लेंडर्स, उनको पैसा पहले मिलेगा? तो भाई पहले मिलता है बाहर की जो लाइबिलिटी होती है ना, ये तुम आगे जाके बीकॉम में सीखोगे कि जो जितनी बाहर की हमारी लाइबिलिटी होती है, पहले इनको सेटल किया जाता है, पहले रिपे किया जाएगा, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका पैसा मिलेगा, और इनको
तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर भी आफ्टर डिवेंचर, आफ्टर डिवेंचर्स। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिकली शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस। अभी मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस नहीं, बेसिकली टाइप ऑफ शेयर। जब हमने ऊपर पढ़ा ना शेयर कि हम कंपनी जो है दो तरीके से पैसा उठा सकती है, या तो शेयर है डिवेंचर। तो हमारा पहला चैप्टर है शेयर, तो अभी हमारा ऑफिशियली वही स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो जो हमारे शेयर होते हैं ना, शेयर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा एक शेयर होता है ना, फर्स्ट टाइप का एक शेयर जो होता है, उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर, क्या, ठीक है। और जो सेकंड हमारा शेयर होता है उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। क्विकली मैं इसको भी एक बार बता ही देता हूँ। पहला होगा हमारा इक्विटी शेयर, दूसरा होगा हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसके बीच का ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये रहे कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर है। ये दोनों ही शेयर्स होते हैं, ये दो ही तरह के शेयर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हम देख लेते हैं। ये कुछ मैंने बेसिस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए, थोड़ा कुछ एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट ऑफ डिविडेंड। मान लो कंपनी, देखो दोनों ही शेयर है, डिविडेंड दोनों को मिलेगा। पहला जो है वालों को बनेगा या कम ही है प्रेफरेंस, ठीक है। तो इनको पहले मिलता है बेसिकली, तो बिफोर इक्विटी, इक्विटी वालों से पहले मिलेगा इनको, इनको भी मिलता है, लेकिन आफ्टर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों का मतलब ही है ना प्रेफरेंस, यानी हर चीज में ना इनको प्रेफरेंस मिलेगी। इनके बजाय इक्विटी से पहले इनको पूछा जाएगा हर चीज में, चाहे वो डिविडेंड देने की बात हो, चाहे जब कंपनी बंद होगी ना तो पैसा लौटाने की बात होगी ना, तब भी पहले इनका पैसा लौटाया जाएगा। सबसे पहले डिवेंचर्स का लौटाया जाता है, क्योंकि डिवेंचर्स तो बाहर के लोग हैं जो ऊपर पड़ के है, सबसे पहले तो इनका लौटाया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस वालों का, उसके बाद इक्विटी वालों का। तो इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, तो देखो डिविडेंड दोनों को मिलता है क्योंकि दोनों ही शेयर है, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी। रेट एक फिक्स रेट से मिलता है इनको, हमने पढ़ा भी है, उसके आगे लिखा होता है 10%, 15%, 12%, जो भी है उस रेट से मिलेगा। तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करती है बोर्ड। तो रेट ऑफ डिविडेंड कौन डिसाइड करेगा इनकी, रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा एरियर्स ऑफ डिविडेंड। ये एरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है, पहले ये ध्यान से समझना। तो लेट से मान के चलो एक फाइनेंशियल लेता हूं मैं 2023 एंड 24, और एक फाइनेंशियल लेता हूं मैं 2024 एंड 25, जस्ट उसकी अगली। मान लो 2023 और 24 के अंदर ना कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, ठीक है, या कह लो कि लॉस हो गया। तो क्या इस केस के अंदर इक्विटी वालों को, क्या इस केस के अंदर इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा? तो आंसर इज नो, डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं अर्न किया तो डिविडेंड कहां से देंगे। हमें पता है डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। ओके, लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, इसने प्रॉफिट अर्न किया, फर्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, तो इस साल डिविडेंड मिलेगा। यस, तो इस साल डिविडेंड मिलेगा। तो क्या ये जो इक्विटी शेयर वाले हैं वो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी इस साल मांग सकते हैं कि भाई हमारे पिछले साल का भी डिविडेंड रह रहा है, वो भी हमको दो? तो आंसर इज नो, ठीक है। तो ये लोग नहीं मांग सकते। इट मींस, इसका कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉल्सिन, सॉरी, जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं उनका अगर किसी साल डिविडेंड अगर नहीं मिल पाया तो वो डिविडेंड जो है कॉम्युलेट नहीं होगा। कॉम्युलेट नहीं होगा, कॉम्युलेट नहीं का मतलब क्या है, इकट्ठा नहीं होगा। कॉम्युलेट वर्ड का मतलब क्या है, कॉम्युलेट वर्ड का मतलब है कि वो इकट्ठा नहीं होता। एक अगर वो साल गई तो उस साल का डिविडेंड भी गया, ठीक है, इस साल में वो डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन वही ना, अगर बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स में ना एक टाइप होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कॉम्युलेटिव
प्रेफरेंस शेयर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनका क्या होता है, मान लो अगर इन्हें किसी साल सेम में लेता हूँ, वही प्रीवियस वही 2 साल लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर ली थी एग्जाम्पल पे। ओके, तो कर उस क्या हो रहा है ये? हाँ, तो लेट्स से ये अगर मान लो ये एक टाइप है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का एक टाइप होता है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर इन लोगों को किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं मिल पाया, लेट से इस साल में इनको इनका ये जो 10% है वो इस साल में इनको नहीं मिल पाया, रीजन वही क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ था। ओके, बट नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने। तो क्या तो नेक्स्ट ईयर में पता है क्या होगा, ये लोग इस साल का 10% तो लेंगे ही लेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर का जो पेंडिंग पड़ा हुआ था ना वो 10% भी लेंगे। इट मीन्स ये है कि ये जो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इनका नाम ही कॉम्युलेटिव इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो अगर जिस साल इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और जिस साल जैसे ही प्रॉफिट होगा वो सारा इनको एक साथ मिल जाएगा, इसलिए इनको नाम पड़ा कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या, इक्विटी शेयर किसी में कन्वर्ट होते हैं? तो आंसर इज नो, हम पीछे पढ़ के आए हैं ऊपर कि इक्विटी शेयर किसी में कन्वर्ट नहीं होते। बट क्या प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होते हैं? तो यस, प्रेफरेंस शेयर जो है ना ये कन्वर्ट, अगर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर कौन से है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कौन से शेयर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी एक टाइप है प्रेफरेंस शेयर का। तो अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है किसी इंसान के पास या किसी पर्सन के पास, तो वो एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर, यानी वो शेयर बन जाते हैं नॉर्मल शेयर। ओके, तीसरा आता है रिडिम्पशन। क्या इक्विटी वालों का पैसा रिडीम किया जाता है कभी भी? आंसर इज नो, कभी भी रिडीम नहीं होता। मालिक, अगर मालिक का पैसा रिडीम कर देंगे तो बिजनेस में फिर शेयर कैपिटल किसका रहेगा? ओके, नीचे क्या प्रेफरेंस वालों का जो पैसा है क्या रिडीम किया जाता है? आंसर इज यस, अगर किसी पर्सन के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। कैसे रिडीमेबल? ये भी एक टाइप है प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर कई टाइप के होते हैं, तो अगर किसी के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसका पैसा जो है रिडीम हो जाता है। ओके, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली ये टाइप है कॉम्युलेटिव, ये जो मैं बता रहा हूं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हैं। नाम से समझ में आता है, कॉम्युलेटिव मतलब जिनका प्रॉफिट को इकट्ठा होता रहता है, कन्वर्टेबल जो एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, रिडीमेबल जो जिनका पैसा एक टाइम के बाद रिडीम कर देते हैं। वोटिंग राइट, क्या इनको वोटिंग राइट मिलता है इक्विटी वालों को? तो यस, इनको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, क्या इनको मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को? तो देखो शेयर्स तो ये भी हैं, है ना, शेयर्स तो ये भी हैं, तो राइट तो इनको भी मिलना चाहिए। तो यस, इनको भी वोटिंग राइट मिलता है क्योंकि ये भी शेयर होल्डर है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इक्विटी वाले क्योंकि ना सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इनको मिलता है इन ऑल सर्कमटेंसेस, यानी सभी केसेस के अंदर इनको वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही प्रेफरेंस शेयर को मिलता है सिर्फ स्पेशल सर्कमटेंसेस के अंदर, कुछ ही केसेस के अंदर इनको वोटिंग राइट दिया जाएगा क्योंकि इनका कम रिस्क होता है इसीलिए। वही रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब वही अगर मान लो कंपनी होती है वाइंड अप, क्या होती है? वाइंड अप, कंपनी होती है बंद, तो सबसे पहले पैसा किसका दिया जाएगा? तो याद रखना कि सबसे पहले पेमेंट की जाएगी इनकी, यानी बिफोर इक्विटी शेयर से पहले इनका पैसा दिया जाएगा, इनका पैसा इक्विटी वालों को दिया जाएगा आफ्टर शेयर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें रीपेमेंट की अगर प्रोसेस एक बार अगर मैं यहाँ समराइज करूँ, सबसे पहले दिया जाता है डिवेंचर को, हमने ऊपर बताया, उसके बाद दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर वालों को, और अगर उसके बाद पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को फिर वो वाला पैसा दे दिया जाता है। यानी सबसे पहले डिवेंचर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद अगर पैसा बच गया तो वो इक्विटी शेयर वालों को पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है रिपेमेंट की प्रोसेस। आई होप इतना क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा जो इसके अंदर है वो है राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इक्विटी वालों को क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट मिलेगा? तो आंसर इज यस। भाई ये तो मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे ना, सारा रिस्क इनका है तो। बट जो हमारे ये जो होते हैं हमारे दूसरे वाले जो शेयर है हमारे, इनको यानी प्रेफरेंस वालों को जो है वो इनको राइट नहीं मिलता मैनेजमेंट में किसी भी तरह का, तो नो।
तो ये इस तरीके से हमारा खत्म होता है टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये कुछ हमारे बेसिस थे जिनके बेसिस पे हमने इनको इनके बीच का डिफरेंस समझा। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये तो हमारी हो गई प्योर थ्योरी, थोड़ी सी कंपनी के बारे में हमने सीखा कि कंपनी कितने टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद शेयर्स कितने, फंड रेज करने के लिए कंपनी जो है के पास कितने ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि जो फंड रेज करने के ऑप्शन उनमें डिफरेंस क्या होता है, डिवेंचर इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने सीखा कि इक्विटी भी दो टाइप की होती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनमें क्या अंतर होता है। तो ये हम सबने सीख लिया। तो अब जो बेसिकली हमारी मेन थ्योरी चलेगी ना, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन मोस्टली। तो थ्योरी रहेगी प्रैक्टिकल के लिए जो जरूरी है, अदरवाइज मेन जो हमारा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो है प्रैक्टिकल। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दैट इज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इक्विटी क्या होती है। बेसिकली कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है ना, लेट सपोज जो अपने पूरे लाइफ में मंगा सकती है, ठीक है, अब उसे क्या कहते हैं, लेट से ऑथराइज कैपिटल कहते हैं ना। तो जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है ना, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन स्मॉल इनटू स्मॉल पार्ट्स या यूनिट, ठीक है। और इसी हर एक इसी यूनिट को हम कहते हैं, एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड, यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी का जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है ना, कंपनी का जो टोटल ऑथराइज कैपिटल है, प्राइस प्राइस कैपिटल वो है इसका, लेट्स से 1 करोड़, 1 करोड़ का उसका ऑथराइज कैपिटल है। क्या मान लो कंपनी को ये पैसा रेज करना है पब्लिक से, क्या जरूरी है कि पर्सन इतना पैसा दे पाए, है ना। वैसे देने वाला दे देगा, बट हम मान के चल रहे हैं कि जनरली एक इंसान के पास, जैसे हम जैसे लोग हो गए, क्या हम इन्वेस्ट कर पाएंगे इस कंपनी के अंदर? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़, तो अगर ये 1 करोड़ एक बार में एक बंदे से मांगेगा तो वो नहीं दे पाएगा। तो कंपनी क्या करती है ना, एक बंदे से, तो कंपनी को भी पता है कि एक बंदे से इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना इतना आसान बात नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी ना, मल्टीपल लोगों से ये पैसा इकट्ठा करने की सोचेगी। उसके लिए क्या करेगी, इस पूरे पैसे को ना, इस पूरे कैपिटल को वो डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी, इस पूरे कैपिटल को डिवाइड कर देगी स्मॉल स्मॉल पार्ट में। तो लेट से मैंने ना हर एक पार्ट बना दिया, 10 रुपए के एक पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, कितने रुपए के, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 रुपए का एक पार्ट में। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएंगे आपके 10 लाख, 10 लाख। यानी मैंने इस पूरे 1 करोड़ रुपए के एक 10 लाख टुकड़े कर दिए, यानी 10 लाख टुकड़े ये यूनिट कर दी। इस यूनिट को हम बोलते हैं शेयर, यानी 10 लाख शेयर बना दिए मैंने इसके, ठीक है। जिसमें हर एक शेयर की वैल्यू क्या वैल्यू क्या है, एक शेयर इक्वल्स टू ये रही ₹10। तो इससे क्या होगा कि कंपनी आसानी से लोगों से पैसा इकट्ठा कर पाएगी। मान लो कोई लोग है जिसको मान लो 5 शेयर खरीदने हैं, तो वो आसानी से खरीद सकता है। कैसे? 5 शेयर, एक शेयर 10 का है, 50 रुपए, 50 रुपए में 5 शेयर आसानी से खरीद सकता है ना। किसी बंदे के पास ज्यादा पैसा है, लेट से उसके पास है उसको 50,000 शेयर खरीदना चाहता है, 10 के हिसाब से 5 लाख रुपए तो उसके पास, तो वो भी खरीद सकता है आसानी से। यानी इस तरीके से ना हम छोटे से छोटे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने पूरे टोटल शेयर जो कैपिटल होता है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम शेयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो शेयर की जो हर शेयर की ना ये जो प्राइस है ना, ये 10 रुपए कि हमारा 1 शेयर क्या है, 1 शेयर इक्वल्स टू 10 रुपीज। इस चीज को बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम इसकी फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, कि हमारे एक शेयर की वैल्यू है इतनी। इसका एक और नाम है ना, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ओके, तो ये इसके ये कुछ टर्म्स हैं, फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितने टाइप का होता है। तो मैंने पिरामिड टाइप का बना के दिखाया था रेगुलर क्लास के अंदर, जब हमने सीखा था कि कैपिटल कितने टाइप का होता है, तो उस केस के अंदर मैंने एक पिरामिड टाइप बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, तो हमने कुछ पिरामिड बनाया था जिसमें कुछ, मैं यहाँ पर दोबारा से सेम ही ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम पिरामिड। ये हो गया हमारा।